सो हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में वी आर गोइंग विद फंडामेंटल राइट सीरीज। फंडामेंटल राइट में अप टू आर्टिकल नंबर 22 कवर कर चुके हैं हम। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है आर्टिकल नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये आर्टिकल आज पढ़ेंगे। छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए आज ज़्यादा आर्टिकल पढ़ लेंगे। सो विदाउट एनी वेस्ट, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 23 और 24। मतलब पहला आर्टिकल 23 है, दोनों क्लब करके अगर आर्टिकल बोलते हैं तो इन्हें बोलते हैं हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध ये अधिकार है हमारी जनता को, हमारी आम जनता को। तो इसमें सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का लेन देन, इंसान का लेन देन। तो जैसा आपको पता है कि फंडामेंटल राइट हमारे अधिकार हैं, जो पुराने टाइम में हम दुख झेलते हुए आते थे, उन दुखों से निवारण देने के लिए हमारे को मूल अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए। और ट्रूली सेड, पहले ये वाला दुख हमारे साथ होता था कि भैया पहले लोगों का ट्रेड होता था। तो जो लोअर लेवल या छोटे तबके के जो लोग होते थे या बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते थे, उनका ट्रेड चलता रहता था। उनका ट्रेड चलता था फॉर वेरियस पर्पसेस। अगर हम आदमियों की बात करें तो स्लेवरी पर्पस, काम कराने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होते थे, काम कराना था, नौकर बनाना था, घर के काम, रजवाड़े के काम, बहुत सारे काम होते थे। तो उनको स्लेवरी एज अ स्लेव यूज किया जाता था, नौकर यूज किया जाता था। तो उसके लिए उनका ट्रेड होता था। देन अगर विमेन की बात करेंगे तो फॉर प्रोस्टिट्यूशन पर्पसेस, वेश्यावृत्ति हरकतों के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए महिलाओं का ट्रेड होता था। इवन ये आज भी होता है, प्रिविलेंट है, बट अब इलीगल होता है। पहले लीगल भी कोई था ही नहीं, पहले कोई बैरियर ही नहीं था, अब कम से कम बैरियर है। देन आपका चाइल्ड का होता था, चिल्ड्रन का ट्रेड होता था, इनकी भी खरीद फरोख्त होती थी। तो जैसे हम कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं आज की तारीख में, कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं, फॉर दैट मैटर हम फोन खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, आलू प्याज खरीद रहे हैं, उसी तरीके से पहले इंसान को भी खरीदा बेचा जाता था। जो ऊपर के तबके के लोग होते थे, जो टॉप लेवल लोग होते थे, वो नीचे के तबके के लोगों का ट्रेड किया करते थे टू रन देयर गवर्नेंस और वॉट एवर पर्पज दैट वॉज मेंट फ्रॉम देम। तो ये सब काम चलते रहते थे। अब क्योंकि ये बहुत दुख था हमारे पुराने समय में, तो इसको हमें रोक लगानी थी। एक आम आदमी को हक देना था कि भैया आपकी जान भी उतनी ही कीमती है जितना आपको ट्रेड करने वाले की जान कीमती है। तो उनको ये अधिकार की जरूरत थी और इसी के लिए हमने उनको ये अधिकार दिया कि भैया अब किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नहीं होगा ह्यूमन बींग्स में। ट्रैफिकिंग नहीं होगी इन द सेंस कोई भी लेन देन नहीं होगा। ह्यूमन बींग इज डिफरेंट फ्रॉम द कमोडिटीज। तो इनको आपको ये अधिकार देना पड़ेगा। कोई अपने अधिकार की बात है। साथ ही साथ एक और प्रथा चलती थी, फोर्स लेबर की प्रथा चलती थी पहले। फोर्स लेबर इज बेसिकली जबरदस्ती कराया हुआ परिश्रम, ठीक है, जबरदस्ती कराया हुआ श्रम। तो किसी से भी हम काम कराते थे जबरदस्ती। तो वापस वही बात है, जो टॉप लेवल लोग हुआ करते थे वो नीचे वाले लोगों से जबरदस्ती काम कराते थे, बेगारी के काम कराते थे। आज भी हम बोलते हैं फ्री फोकट के काम, बेगारी के काम। तो पहले के टाइम में इनके पास ये ऐसी पोजिशन पे होते थे कि इनके पास एक पावर होती थी कि ये नीचे वालों से काम करा दे। तो यहाँ तो कोई बंदूक की नोक पे काम कराता था, दादागिरी में काम कराता था, या फिर कई लोग इकोनॉमिक प्रेशर लाके के भी काम कराते थे। इकोनॉमिक प्रेशर, कर्जे दे दिए हमने, बड़े बड़े अमाउंट के कर्जे दे दिए, ब्याज, किसी ने ब्याज नहीं दिया तो उसको बोल दिया चल ब्याज तो तू देता रही हो, डबल तेरा ब्याज हो गया, अभी ये वाला काम भी कर। तो इस तरीके की बेगारी की हरकतें, फोर्स लेबर, जबरदस्ती लेबर, चाहे वो आपका ऑन गन पॉइंट हो या चाहे इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करके, उसको बोलते हैं हम फोर्स लेबर ही थे। तो इस फोर्स लेबर पे भी हमारे को रोक लगाने की जरूरत थी, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा प्रिविलेंट फंक्शन था, प्रिविलेंट स्थिति थी, सरकमस्टांस था, हमारी इवेंट था हमारे देश में। इनफैक्ट ये दुनिया में सब जगह थे। ये दुनिया की जहां पे भी डेमोक्रेसीज बनी है, मैंने आपको क्या बताया, ये सारे दुख सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं थे। ये सारे दुख, सारे रजवाड़े, सारे जहां जहां से सिस्टम चालू हुआ, जहां जहां से सिविलाइजेशन चालू हुई है, तो ये दुख सबकी जगह पैदा हुए और इनका सबका निवारण, सब लोगों ने इनका निवारण करने की सोची, सबने अधिकार देने की बात मानी और दी भी है। तो यही फोर्स लेबर की रोक लगानी थी। इवन फोर्स लेबर, जैसे आप आज की तारीख में फोर्स लेबर की बात करेंगे तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होता है। कई लोगों को रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की सजा दी जाती है। एक तो होता है नॉर्मल इंप्रिजनमेंट कि आप जेल में हैं, एक है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट यानी श्रम भी आपको करना है। आपको जेल में रहते रहते काम भी करने हैं, बाटे तोड़ने हैं, पहाड़ तोड़ने हैं, कुछ भी करना है, जो भी काम होता है, जो कि आपने कई बार देखा भी होगा या सुना होगा या पिक्चरों में देखा होगा। तो इसी तरीके से रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दिया जाता है। तो उसके लिए भी, क्योंकि बेगारी अलाउड नहीं है, तो एक मिनिमम वेज दी जाती है, वहां पे भी पैसे दिए जाते हैं, फ्री में काम नहीं कराया जाता, ताकि मिनिमम वेज दी जाती है कि इनका अधिकार का भी इनकी अधिकार की भी हानि नहीं हो। इनको जो अधिकार है, जो देश में सबको दे रखा है, तो वो जो जेल में लोग रह रहे हैं उनके पास भी अधिकार है कि फोर्स लेबर अलाउड नहीं है। हालांकि इसमें एक बात ये ध्यान रखने की कि जब अगर कंपलसरी सर्विसेज की जरूरत आ जाती है,
अगर कंपलसरी सर्विसेज की जरूरत आ जाती है, मतलब स्टेट को लगता है कि अब देश की जनता की जरूरत है देश को बचाने में या देश का कोई भी काम करने के लिए, तो फॉर दैट मैटर सपोज करो कोविड काल में ऐसी स्थिति आ जाती कि वहां पे वॉलंटरी डिमांड तो करी दी थी कि जो जो वॉलंटरी काम करना चाहते हैं वो तो करें, कंपलसरी नहीं करी थी। तो ऐसा भी स्थिति आ सकती थी कि कोविड काल इतना रूप ले लेता कि हमारे देश की सरकार हमें बोलती कि भैया अब आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जो भी जवान बच्चे हैं, जवान लोग हैं जो कि कम खतरे में है वो बाहर निकले और बुजुर्गों और बच्चों को बचाएं, उनकी सेवा करें। तो ये कंपलसरी सर्विस हो सकती है। सिमिलरली अगर मिलिट्री की बात करें, कल को खुदा ना खास्ता हमारे देश की मिलिट्री, आर्मी, डिफेंस सिस्टम हमारा खत्म हो जाता है, वैसे तो टचवुड हमारा काफी अच्छा मिलिट्री बेस है, हमारे आर्मी बेस है, तो कभी ऐसा होगा नहीं, बट अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है कि हमारी सेना खत्म हो जाती है, किसी ने हमारे पे अटैक करा है और हमारी सेना डिस्ट्रॉय हो जाती है, विनाश हो जाता है, तो सरकार हमें बिल्कुल बोल सकती है कि भैया अब आओ, आपको आपके देश को बचाना है, क्योंकि हम स्टेट में बिलोंग करते हैं, हम इस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर कंट्री ऑल्सो। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। कंपलसरी सर्विस हो सकती है और ये फ्री में हो सकती है, क्योंकि कंपलसरी है तो देश बचाना है, अभी पैसा थोड़ी मांगोगे आप। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे आप क्या कर सकते हो, कंपलसरी सर्विसेज आपकी, जहां पे आप फोर्स लेबर मान ले, यहाँ पे अनपेड लेबर मान सकते हैं, अदरवाइज आपको पेड लेबर ही होगी, आपसे फ्री में कोई काम नहीं करा सकता। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे देखने की आपको, कि स्टेट और प्राइवेट पर्सन जनरली जो फंडामेंटल राइट होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगेंस्ट दी स्टेट है, अगेंस्ट दी एक्शन ऑफ स्टेट है। स्टेट अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं करे, जो हमारी गवर्नेंस है, हमारे देश की गवर्नेंस है, वो एक इंसान के फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं करे, इसको रोक लगाने के लिए फंडामेंटल राइट दिए। क्योंकि हमेशा जो गवर्नेंस होती थी, जो राजा होता था, जो भी प्रकार की ऑटोक्रेसी होती थी, वो हमेशा क्या था, वो अपनी प्रजा के क्या अधिकार मारता था। यही हम नहीं चाहते थे, इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं कि लोगों के अधिकार नहीं मानने, लोगों को अधिकार देने हैं। तो इसलिए जो हमारी गवर्नेंस है, कल को वो हमारे अधिकार नहीं माने, तो इसके लिए फंडामेंटल राइट बनाए गए। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि अवेलेबल अगेंस्ट दी प्राइवेट पर्सन भी हैं। प्राइवेट पर्सन भी ऐसा करेंगे तो भी उनको भी सजा मिलेगी, ठीक है, तो उनको सजा मिलेगी, उनके लिए प्रॉपर एक्ट बनाए गए। क्योंकि प्राइवेट पर्सन को सजा देनी है, प्राइवेट पर्सन को सजा देनी है, स्टेट अगर करती है तो स्टेट के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट रेट लगा सकता है, रेट इशू कर सकता है, आर्टिकल 32 जो भी हम पढ़ेंगे, और वैसे आप लोग को अभी तक आइडिया होगा। तो स्टेट को तो सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दे देगी कि स्टेट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पहली बात तो फंडामेंटल राइट ही दे दिए, दूसरा बोल दिया कि अगर करती भी है तो एक्शन लेगी सुप्रीम कोर्ट, रेट इशू करेगी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन ऐसी हरकत कर देता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए क्या होता है, हमेशा जब भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट कोई होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्ट, एक कानून बनाना पड़ेगा। सिर्फ फंडामेंटल राइट में मेंशन होने से काम नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से हमने एक अनटचेबिलिटी पढ़ा था आर्टिकल 17, उसमें भी हमने देखा था कि दिस वाज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली। तो अनटचेबिलिटी स्टेट तो करेगी नहीं, और साथ ही साथ प्राइवेट पर्सन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर रोक है आर्टिकल 17 द्वारा। सिमिलरली ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये भी क्या है, ये अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल है, और क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक एक्ट, एक लॉ पास करना पड़ेगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। तो इसी के संदर्भ में काफी सारे एक्ट निकाले गए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 जो बेगारी और फ्री के काम को रोकती है। सिमिलरली बहुत सारे एक्ट हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक रहे हैं, अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है एक। तो बहुत सारे एक्ट हैं, वो आपको जानना इतना जरूरी नहीं है, बट आपको ये ध्यान है कि एक्ट होगा। कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को सजा कब मिलेगी, जब उसके लिए वो एक्ट एक एक्ट होगा जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा, उसका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कर रहा होगा अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो वो कोई ना कोई एक्ट या लॉ होगा ही होगा। तो ये था फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 23। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। नाउ मूविंग टू आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उनको काम पे लगाया जाता है इन वेरियस फैक्ट्रीज, हैजर्डस एरियाज जहां पे भी नुकसान हो सकता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये आर्टिकल लगाया गया, ये फंडामेंटल राइट हमारे को दिया गया। अब क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे एक देश की जनता की, पॉपुलेशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है पॉपुलेशन का, वो होते हैं बच्चे। क्योंकि जो बच्चे हैं वो ही आगे जाके इस देश का फ्यूचर बनेंगे। जो हैं वो तो हैं ही, जो बुढ़े हैं, जो एक मिड लाइफ पहुंच चुके हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली स्टेटस को है, अब उनमें बदलाव की सीमा नहीं है, वो तो एक स्टेटस को पे पहुंच चुके हैं। लेकिन जो हमारे देश के बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारे देश का फ्यूचर है। अगर उनको हमने सही डायरेक्शन दे दिया तो हमारा देश ग्रो करेगा उनके साथ, और अगर उनको हमने गलत डायरेक्शन दे दिया तो हमारा देश कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। और वो ग्रो कैसे करेगा, जब हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे,
और उनके ये जो हरकतें हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 14 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको काम करने पे उनके रोक लगाएंगे। भले ही लोगों ने जनरली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे है, और एग्रीकल्चर वाले लोग जो फैमिलीज जो होती हैं वो अपने बच्चे बेवजह पैदा करती हैं कि भैया हमारे खेत का ध्यान रख लेंगे, एक खेत चला लेगा, एक हमारा बछड़े पाल लेगा, दूध निकाल लेगा। तो ये मेंटेलिटी के साथ भी काफी सारे बच्चे पैदा किए जाते हैं। बट इससे क्या हो रहा है, इससे देश पे सिर्फ पॉपुलेशन, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, देश की तरक्की बिल्कुल नहीं हो रही। देश की तरक्की बिल्कुल नहीं हो रही। देश की तरक्की कब होगी, जब बच्चे को हमारे को शिक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हम बड़े होकर सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो एजुकेशन इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट की भैया आपके देश की तरक्की डिपेंड करती है जिस पे। तो हमारे देश में हमारे बच्चों को हमारे को शिक्षा देनी है और उन पे रोक लगानी है कि वो फैक्ट्रीज या हैजर्डस, जहां पे उनका शोषण हो सकता है, हैजर्डस एरियाज हैं जो उनको हार्मफुल हो सकते हैं, वहां पे उनको काम करने पे उनके रोक लगे। तो यही दुख को ध्यान में रखते हुए ये वाला अधिकार दिया गया। अब इस अधिकार में क्या बोला गया है कि 14 साल से छोटे जितने भी बच्चे हैं उनको आप किसी भी प्रकार से काम पे नहीं दोगे। रीसेंट डेवलपमेंट बता रहे हैं, चालू तो ये हैजर्डस से हुआ था, फैक्ट्री से हुआ, फिर उसमें हैजर्डस और भी एरियाज हो गए, फिर धीरे धीरे रेस्टोरेंट, ढाबे, इन पे काम करने पे भी रोक लगी, बस स्टॉप पे काम करने पे रोक लगी, इवन डोमेस्टिक सर्वेंट बनाने में भी अब रोक लग गई है। तो 14 साल तक के बच्चे किसी भी प्रकार के किसी भी एम्प्लॉयमेंट में आप किसी को भी उनको एम्प्लॉय नहीं करोगे, चाहे आप उनके एवज में पैसा दे रहे हो, फोर्स नहीं है, फ्री में नहीं है, बट फिर भी आप उनको किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे। तो ये बोला गया है हमारे इस वाले आर्टिकल में। हाँ, कोई फैमिली का ही धंधा है, फैमिली का बिजनेस है, तो वहां पे जाके बच्चा काम कर सकता है। जैसे फैमिली एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर फार्म है, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन दैट पार्ट ओनली। तो ऑब्वियस सी बात है उनको लेबर की जरूरत है, और वो उस लेवल के नहीं है कि वो नई लेबर रख सके, इतना उनके पास संपत्ति नहीं है, तो अपने बच्चों को ही यूज करेंगे। दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ये ऐसा ही होगा। तो इसलिए ये बोला गया है, एक चीज को इंपॉर्टेंस दी है कि स्कूल आवर्स में आप उनको काम पे नहीं लगाएंगे, स्कूल आवर्स के बाद आप उनको काम पे लगा सकते हैं, बट दैट टू आपका खुद का फैमिली एम्प्लॉयमेंट है तो ही, अदरवाइज कोई भी पैसे के एवज में 14 साल के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाएगा ऑन पेपर्स। आपने जरूर देखा होगा, हर छोटू को देखा होगा, हर दुकान पे देखा होगा, हर ढाबे पे देखा होगा, या दूसरे काम करते हुए देखा होगा, बहुत सारे छोटू आपने देखे होंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर्स पे ये चीज अलाउड है। पेपर पे ये बोला गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है कि भैया ये चीज अलाउड नहीं होगी। अगर आपको आपत्ति है तो आप जाके जरूर चैलेंज कर सकते हैं, आप जरूर जाके उनको सजा दिला सकते हैं, अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप जाके उनसे बहसबाजी करें और वो पूरा केस लड़ें। बट एनीवेज लीगली क्या है, 14 साल से बच्चों को, आपके नीचे बच्चों को आपको एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखना, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए हमने एक फंडामेंटल राइट पढ़ा था, आर्टिकल 21 एक राइट टू एजुकेशन जो डाला गया है 21A। ये क्या है, ये बेसिकली पूरी चारों तरफ से कवर करने के लिए, इस पार्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया चिल्ड्रन आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ कंट्री, यही हमारे देश का फ्यूचर है। तो इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसको 2 फोल्ड बनाया है। एक तरफ तो हमने क्या करा कि भैया बच्चों को एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखने देंगे ये, और साथ ही साथ इसको सपोर्टिंग एक फंडामेंटल राइट और दे दिया कि हर बच्चे को 14 साल तक फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। इनफैक्ट एक फंडामेंटल ड्यूटी और लगाई है 51A में, जो हर सिटीजन पे फंडामेंटल ड्यूटी देता है कि भैया आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें। हालांकि ये जस्टिसिएबल नहीं है या फोर्स बाय लॉ नहीं है, बट इसके अलावा फंडामेंटल राइट तो आपका जस्टिसिएबल है, और यहाँ पे ये प्रोहिबिशन जो है ये भी आपका जस्टिसिएबल है, फोर्स्ड है। तो इस तरीके से बच्चे को हमने इंश्योर करा है, हमारे देश की सरकार या हमारे देश की गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, सरकार भी नहीं बोलूंगा मैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने ये इंश्योर किया था कि भैया बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, उसका एम्प्लॉयमेंट और उसके कहीं उसको नौकरी पे रख के उसका शोषण नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। वापस इट इज अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन ऑल्सो, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमारे को एक्ट चाहिए। तो इसके लिए एक्ट क्या है, चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर एक्ट 1986, माइंस एक्ट 1952, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, ये मैंने 1-2 एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर बच्चा काम कर रहा है जहां पे किसी भी प्रकार से उसका शोषण नहीं हो सकता, तो वो वाली इंडस्ट्री अलाउड है। इसलिए आपने बच्चों को पिक्चरों में, सीरियल्स में काम करते हुए OTT प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, क्योंकि वहां पे एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट के साथ भी वहां पे भी ये इंश्योर किया जाता है कि उसके पास सारी सुविधाएं हो, एक बच्चे को पूरी सुविधाएं मिला। ऐसे नहीं आप उसको धूप में या आप उसको बिना खाने पीने के रख के आप उससे काम करा रहे हो, नहीं, आपको कंडीशन उसके लिए बिल्कुल एप्ट बनानी पड़ेगी,
और एंटरटेनमेंट है तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, उसका शोषण नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको अलाउ भी किया गया है। अदरवाइज चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इज प्रोहिबिटेड। फिर आता है आर्टिकल नंबर 25 to 28, मेरा फेवरेट आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन हमारे देश में, एक हमारे देश की जो डेफिनेशन है सेक्युलर, वो हमारे को क्या अधिकार देता है कि हमारा देश सेक्युलर है, हमारा देश सेक्युलर है, लेकिन हमारी जो सेक्युलर की डेफिनेशन है दैट इज नॉट द एक्चुअल डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलर। सेक्युलर इज बेसिकली एंटी रिलीजन, डाइवर्स फ्रॉम रिलीजन। स्टेट किसी भी तरीके से हमारे देश के रिलीजन से कोई लेन देन उसका नहीं होगा, या देश में कोई भी रिलीजन होगा तो उससे स्टेट का कोई भी लेन देन नहीं होगा। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, हमारे यहाँ पे सेक्युलर का मतलब क्या है, सर्वधर्म संभव, सारे धर्म संभव है और आप उनको अच्छी तरीके से उसको निभा भी सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रोफेस भी कर सकते हो, प्रोपोगेट भी कर सकते हो। तो इसी से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 25 है। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये जो सबसे पहला पार्ट है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, बहुत ही सही बात है कि आपको जिसको मानना है आप माने, आप कोई से भी धर्म में मानना चाहे आप मान सकते हैं, आपको ये अधिकार है। आप किसी भी भगवान में मानना चाहें, किसी भी डेटी में मानना चाहें, या किसी भी दूसरे जो भी आप जिसको भी मानते हैं उनको आप मान सकते हैं, अलाउड है आपको। आप उसको प्रोफेस कर सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, जो भी रिचुअल्स हैं आपके, जो भी कस्टम्स हैं किसी भी धर्म के, आप उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो अगर आपको फटाके जलाने हैं, फटाके भी जला सकते हो, हालांकि फटाके पे पोल्यूशन की वजह से अब कहीं ना कहीं थोड़े से इंस्टेंसेस आ रहे हैं जहाँ रोक लग रही है। अदरवाइज एज अ रिचुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिया जला के भी वो रिचुअल पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको सेवैयाँ बांटनी, सेवैयाँ बांटें, आपको बकरा काटना है, बकरा काटें, सब अलाउड है। सारी प्रैक्टिसेस जो भी रिचुअल्स आपके बोलते हैं, आपको झांकियाँ निकालनी है, आपको झांकियाँ निकालें, आपको मेले बनाने हैं आप मेले बनाएं, सारी तरीके की प्रैक्टिसेस आपको अलाउड है। साथ ही साथ इनका प्रोपोगेशन, इनको प्रोफेस करना, इनको प्रोपोगेट करना भी अलाउड है कि आप लोगों को अपनी धर्म की अच्छाइयाँ भी बता सकते हैं, आप अपने धर्म की अच्छाइयाँ भी बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारा धर्म ये धर्म है तो ये स्पेशल क्यों है, इसमें क्या अलग है, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। यहीं पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, हमारे देश का जो कल्चर है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो हम क्या, हमारी हर धर्म में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुराइयाँ आपको पता है काफ़ी पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुराइयाँ हमारे देश में पहले चलती थी, वो अब खत्म हो चुकी हैं। तो जैसे हमारे, अगर हम किसी भी धर्म की बात करें जहाँ पे 3 तलाक की बात थी तो वो बंद हो गया, या हमारे यहाँ पे सती प्रथा की बात थी तो वो बंद हो गया। तो ये सब चीजें प्रैक्टिसेस भले ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, लेकिन ये इल प्रैक्टिसेस थी, ये गलत प्रैक्टिसेस थी। धीरे धीरे आदमी को समझ में आया विद इवोल्यूशन, विद एजुकेशन, कि भैया जो भी धर्म में लिखा हुआ है वो सत्य नहीं है, जो भी धर्म में दिया हुआ है वो सही नहीं है, सत्य है या सही नहीं है कि उसको उसी तरीके से आपको निभाना पड़े। तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे देश में, दुनिया में हुए हैं जिन्होंने रिलीजन को बीट किया कि रिलीजन को अब छोड़ना पड़ेगा, अब हमारे को आगे की डोर संभालनी है। तो भले ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमारी ये होती आई हैं, लेकिन अब इनको हमें छोड़ना पड़ेगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट या फर्दर इवोल्यूशन। तो बस एक यही है कि भैया हमारे को जो ये अधिकार दिया गया है कि हम हमारे धर्म का प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं, या फिर किसी को हम ऊंचा। अब इसमें होता क्या है, जब हम हमारे धर्म की भलाई अच्छाई की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे धर्म की बुराई को फोकस करते हैं। हम अच्छाई पे तो ध्यान देते नहीं है, हम दूसरे धर्म की बुराई की बात को उठा लेंगे, तो इससे बहुत सारी रंजिशें, कम्युनल हेट्रेड फैलती है, तो विच इज अननेसेसरी पार्ट। तो मेरे हिसाब से ऐसा अगर हम सिस्टम कभी बना सकें या बनाना चाहेंगे तो कि आप कोई भी रिलीजन माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो रिलीजन मानना है, जो भी धर्म मानना है, इवन अगर किसी को धर्म नहीं भी मानना है तो वो अधिकार जो हमारे को दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ये ऐसा का ऐसा ही रहे। बस जो आप ये प्रोफेशन है, ये जो आप ये उसको बाहर प्रचार प्रमोश करते हैं, ये आप इसका बंद कर दीजिए। जितना भी भगवान मानना है, जो भी धर्म मानना है, आप अपनी 4 दीवारी के अंदर मानिए। बाहर लाने से क्या है, कोई हो सकता है आप अपने धर्म को उठा रहे हो लेकिन किसी और की फीलिंग्स हर्ट हो जाए, तो इसका थोड़ा सा कुछ अपन कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर आवर कंट्री। नहीं तो इट इज ऑल गुड गोइंग फाइन कि भैया हम सारे रिलीजन मान सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, आप उनको प्रोफेस कर सकते हैं, आप उनको प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप अपनी अच्छाइयाँ बताएं, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउड नहीं है, जो कि पुराने समय में एक दुख हुआ करता था कि लोग गरीबी का फायदा उठा के कन्वर्ट कर देते थे लोगों को कि भैया हम आपको ये सुविधाएं देंगे, आप इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो किसी भी तरीके का फोर्सफुल कन्वर्जन इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड। अदर देन दैट आप अपने धर्म की अच्छाइयां बिल्कुल बता सकते हैं कि मेरे धर्म में ये अच्छाई है, देखो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप उसको प्रोफेस करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा।
फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अब इसी से रिलेटेड आता है आर्टिकल नंबर 26, ये कनेक्टेड है सारे के सारे। आर्टिकल 25, सबसे पहले तो आपको जो मानना है मानो, कोई रोक टोक नहीं है, आपको जो प्रोफेस करना है, जो प्रैक्टिस करना है, जो धर्म आपको अपनाना है, इवन नहीं मनाना, आपको जो डेटी माननी है, आपको किसी को भी मानना है, आपको सूरज को भगवान मानना है, आपको पत्थर को मानना है, आपको पेड़ को मानना है, जो भी आपका धर्म अलाउ करता है वो आप कर सकते हैं, और कोई सा भी धर्म, ठीक है। तो इसी तरह आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। अब इनके रिलीजियस अफेयर्स होंगे क्योंकि कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, तो उनको मैनेज करना भी है। तो ये अधिकार देता है हमारे को आर्टिकल नंबर 26। तो इसमें सबसे पहला अधिकार क्या है? राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ये वही बात होगी प्रोफेस करना अपना। तो मैं अपने धर्म के कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूँ, मंदिर बना सकता हूँ, मस्जिद बना सकता हूँ, ये मुझे, और फिर साथ ही साथ चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर कोई करते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, धर्मादय वाली चीजें भी हम कर सकते हैं। ये अधिकार हमारे जो रिचुअल में दिया हुआ है हम उसको फॉलो कर सकते हैं हमारे धर्म में। हमारा धर्म मतलब कोई सा भी धर्म। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, और जैसा रिलीजन में दिया गया है वैसा का वैसा आपको मानना पड़ेगा, या मान सकते हैं, या आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। हाँ, कुछ इल प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने आपको बताई, कुछ इल प्रैक्टिसेस पहले हुआ करती थी, जैसे सती वॉज एन इल प्रैक्टिस, कि भैया आदमी मर रहा है तो उसके साथ उसकी बीवी को भी जला दो। तो ये एक इल प्रैक्टिस थी। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि भैया अब हमें इससे आगे बढ़ना है। हम कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस गलत भी हो सकती हैं, या समय गलत थी या नहीं है, इस पे हमारे को क्वेश्चन करना ही नहीं है। हम जानते ही नहीं, हम तो एगोनिस्ट है, हमारे को नहीं पता भी क्या है, भगवान कौन है, क्या इस धरती को किसने बनाया है, दुनिया को किसने बनाया है। अगर आप इस क्वेश्चन को ढूंढने निकलेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि आपके समय के अनुसार आपको जो लग रहा है आप उसके साथ चलें, और जो आपको लग रही है कुनीतियां हैं, कुनीतियां हैं, उनको आप क्या करें, उनको आप छोड़ते जाएं। बट एनीवेज, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर। तो आपको जिस तरीके से सेलिब्रेट करना है, आपको जिस तरीके से रिलीजन मनाना है, ये अधिकार आपको पूरी तरीके से दिया हुआ है। फिर राइट टू ओन एंड अक्वायर इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोई भी, तो धर्म के जो भी डिनोमिनेशन है वो खरीद सकते हैं। आप धर्म के नाम पे कोई भी लैंड खरीद सकते हैं, कोई भी एरिया खरीद सकते हैं, उस अकॉर्डिंगली, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आप खरीद सकते हैं। ये अधिकार है, धर्म को अधिकार है पूरा। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और अगर वो कोई भी लॉ नहीं तोड़ती, अकॉर्डिंग जो भी लॉ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रॉपर्टी को मैनेज भी कर सकते हैं। आप चाहे धर्म के नाम पे स्कूल खोल लें, आपकी रिलीजियस स्कूल खोल लें, या आप टेम्पल खोल लें, या आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लें, कुछ भी खोल लें आप धर्म के नाम पे, आपको अलाउड है। बट वो लॉ फॉलो करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको एब्रोगेट या उसको वायोलेट नहीं करना चाहिए। फिर आता है हमारा फ्रीडम ऑफ फ्रॉम पेमेंट फॉर टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ये हमारे पुराने टाइम में एक और दुख हुआ करता कि धर्म के ऊपर हम कंपल्शन करते थे कि भैया तुम इस धर्म के हो, तुम्हारे को ये पैसा तो हमारे को देना ही पड़ेगा, इतना पैसा अपनी सैलरी का हमें देना पड़ेगा ताकि हम हमारे धर्म को प्रोटेक्ट कर सके, हमारे धर्म को बचाएं। तो इस तरीके की चीज चलती थी। तो अब इसको रोक दिया है कि अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। अच्छा, एक ये आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, किसी तरीके से भी आप प्रोफेस कर सकते हो, तो ये आर्टिकल 25-26 आपके जो अपन ने पढ़ा था, ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स, कृपाण हमने पढ़े थे। सिख कम्युनिटी में कृपाण का उपयोग किया जाता है और उनको शो भी किया जाता है जब वो उनकी झांकियां निकलती है या कोई भी मेला वेला होता है। तो वैसे तो ये क्या है, राइट टू जो हमारी फ्रीडम थी, राइट टू फ्रीडम जो हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन था, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन था, तो उसमें ये बोला गया था कि विदाउट वेपन होना चाहिए। कोई भी असेंबली और एसोसिएशन अगर हो रहा है लोगों का तो इट शुड बी विदाउट वेपन। अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि सिख कम्युनिटी में जो कृपाण यूज किया जाता है उसको फिर प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 क्योंकि ये विद वेपन है, एसोसिएशन असेंबली विद वेपन है, कृपाण का उपयोग किया जाता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। तो ये एक तरीके से तो ये क्या है, आपके फंडामेंटल राइट, जो आपका राइट टू फ्रीडम के 6 राइट है उसको तो एब्रोगेट कर रहा है, वायोलेट कर रहा है। लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, कृपाण को प्रोटेक्ट करने के लिए आया आर्टिकल नंबर 25-26, जो आपको प्रोटेक्शन देता है कि रिलीजियस प्रैक्टिस आप मान रहे हो, इससे किसी की हत्या नहीं कर रहे हो, किसी का नाश नहीं कर रहे हो, ये रिलीजियस सेंटिमेंट को अकाउंट कर रहा है, तो ये अलाउड है। कृपाण ले जाना, आपको ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन यहाँ पे अलाउड है। ये एक छोटा सा आपको सिस्टम समझ में आना चाहिए किस तरीके से, अगर आपके मन में क्वेश्चन आए कि कैसे कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट तो अलाउ नहीं करता, तो ये इसका कारण है। फिर आता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ये आधा अधूरा हमने कर ही लिया कि किसी भी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए कोई भी आपसे टैक्स नहीं ले सकता, कर नहीं ले सकता कि भैया इतना % पैसा आप मुझे दे दो, या 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, या कोई भी अमाउंट आपसे इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स नहीं ले सकता कि ये तो आपको देना ही पड़ेगा। सो दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हाउएवर
आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाओगे या रिलीजियस जहाँ पे जगह होती हैं, मंदिर मस्जिद होती हैं या ऐसी कोई जो भी रिलीजियस होती हैं, चर्चेज होती हैं, तो वहाँ पे आपसे फीस ली जा सकती है कि भैया आप यहाँ पे आए हो, अब आपको ये फीस देनी है ताकि आप इनके दर्शन कर सको या आप अपना माथा टेक सको, वट एवर द टर्म्स आर। तो वो आपसे फीस ले सकते हैं। वो फीस काहे के लिए है? वो बेसिकली काहे के लिए? वो इस इंस्टीट्यूट को और उस एरिया को मेंटेन करने के लिए है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसके लिए ली जा रही है। आप पे कोई जबरदस्ती टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ये आर्टिकल आपको फीस से नहीं रोकता। फीस तो वहां की केयर टेक करने के लिए जरूरत है पैसे की, तो वो ले रहे हैं, बट आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकता धर्म के नाम पे कि आपको धर्म को बचाना है तो आपको ये टैक्स देना है, प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन करना है, तो आपको ये टैक्स देना है। तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड। फिर आता है लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब क्या है? आपको फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो पहली बात तो हमारे यहाँ पे हमारे जो स्कूल हैं, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड हैं या फिर आपके स्टेट फंडेड है, मेंटेन्ड बाय स्टेट है, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते, और कहीं पे अगर दिए भी जा सकते हैं जो एड लेते हैं स्टेट से, पूरी तरीके से स्टेट ओन नहीं है, तो वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। बट वहां पे क्या है, बच्चे को वो लेना नहीं लेना वो वॉलंटरी है। बच्चे को वो इंस्ट्रक्शन लेने हैं, उसको अटेंड करना है, उसको मानना है, तो दैट इज समथिंग एल्स। उसको नहीं मानना तो उसके पास पूरी अधिकार है कि वो नहीं माने, उसका फंडामेंटल राइट है ये, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट ओन या स्टेट एडेड जो भी आपका स्कूल होगा, वहां पे आप ये चीज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या कर रहा है, 4 कैटेगरी में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको 4 कैटेगरी में तोड़ा गया है। एक तो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, पूरे के पूरे स्टेट मेंटेन कर रही है, बोर्ड भी स्टेट का है, स्कूल भी स्टेट ही चला रही है, जैसे हमारे सरकारी स्कूल। तो वहां पे तो स्ट्रिक्टली मना है कि किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपको नहीं देना है। रिलीजियस बात आप नहीं करोगे, आप जनरल बात करोगे, देश की बात करोगे, दुनिया की बात करोगे, भगवान अल्लाह और जीसस इसकी बातें नहीं करोगे, किसी भी प्रकार से नहीं करोगे, या फिर और भी जो भी भगवान है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एंडाउमेंट और ट्रस्ट। स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन इसको बनाया किसी न किसी एंडाउमेंट और किसी रिलीजियस ट्रस्ट के अंडर ही है। तो वहां पे एक कैटेगरी है जहां पे आप उनको क्या दे सकते हो, आप बेसिकली उनको आपके उपदेश दे सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, क्योंकि ये एंडाउमेंट और ट्रस्ट स्पेसिफिकली उसी धर्म का है और उसी धर्म के लोगों को एंटरटेन करने के लिए है। बट हाँ, मैनेज स्टेट किया जा सकता है, तो यहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, फिर आता है रिकॉग्नाइज बाय स्टेट। स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, स्टेट के किसी बोर्ड ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, जैसे सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड है, आरबीएसई रिकॉग्नाइज्ड है, या बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर रिसीविंग एड फ्रॉम दी स्टेट। ये स्टेट से किसी प्रकार की फाइनेंशियल एड ले रहे हैं या किसी भी प्रकार की मदद ले रहे हैं। तो उधर भी क्या है, उधर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप दे तो सकते हैं, अलग अलग धर्मों के, लेकिन आपको किसी को लेनी है या नहीं लेनी, अटेंड करना है, टू बी ए पार्ट ऑफ इट बनना है नहीं बनना है, दैट इज टोटली वॉलंटरी। जो उधर का बच्चा है, जो भी उसका स्टूडेंट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो उसको ग्रहण कर सकता है, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अप टू आर्टिकल नंबर 28। आई होप आपको आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28 सारे आर्टिकल आ गए होंगे। 25 से 28 राइट टू रिलीजन है और 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसमें ऐसी कोई खास बात थी नहीं जो मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हो। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया। अदरवाइज फिर भी कुछ भी अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है या कुछ पॉइंट है तो यू कैन कमेंट इट डाउन और यू कैन कनेक्ट विद मी एट एनी और वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स। आई एम अवेलेबल एट ऑलमोस्ट ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।